हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेजर साइंटिस्ट है उनकी साइंस के फील्ड में क्या क्या डिस्कवरीज रही है, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में जो है साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट है आर्किमिडीज़। तो आर्किमिडीज़ ने, आपको लोगों को पता ही है, आर्किमिडीज़ ने पहले तो दिया था प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्से। उसके अलावा आर्किमिडीज की एक और कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में जो है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कि लीवर कैसे काम करता है, कि मान लो ज़्यादा वजन उठाना हो किसी लीवर मशीन की सहायता से तो कैसे उठाया जा सकता है और उसका प्रिंसिपल क्या है, उन सब के बारे में किसने जानकारी दी थी? तो वो जानकारी दी थी हमारे पास आर्किमिडीज। तो दो प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्से और प्रिंसिपल ऑफ लीवर। और ये कहाँ से थे? तो ये ग्रीस के देश से थे। अगले जो साइंटिस्ट हैं वो है गैलीलियो। गैलीलियो ने कौन सा रूल दिया था? गैलीलियो ने प्रिंसिपल दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो। और ये कहाँ से थे? ये थे इटली से। अगला है हाइजन। क्रिश्चियन हाइजन ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट को हमें बताया कि लाइट का क्या नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है। तो लाइट एज ए बीम भी होती है, पार्टिकल भी होती है, और लाइट एज ए वेव भी हो सकती है। तो जो वेव थ्योरी दी गई थी, वो वेव थ्योरी किसने दी थी लाइट की? वो दी थी हाइजन ने। और हाइजन कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। आइजक न्यूटन। न्यूटन ने साइंस के फील्ड में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिए है। उनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बाद में लॉ ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ग्रेविटेशन का सबको पता रहता है, लॉ ऑफ मोशन का भी, लेकिन जो पता नहीं होता वो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो किसने दिए थे? या फिर जो इसका कंट्रीब्यूशन किसके नाम पे है? तो वो आइजक न्यूटन के नाम पे है। अब ये न्यूटन कहाँ के हैं? तो आइजक न्यूटन है यूके के। अगला साइंटिस्ट है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने दिया था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो दिए थे माइकल फैराडे ने। और ये भी कहाँ के थे? यूके के थे। अगले साइंटिस्ट है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके अलावा लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन्होंने दी तो उसके बाद में इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके पता करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या क्या है। तो इन्होंने पाया कि लाइट भी अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। तो इन्होंने प्रूव किया बाद में कि जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और तो मैक्सवेल कहाँ के थे? मैक्सवेल भी यूके के हैं। अगले जो हमारी लिस्ट में साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज को हम कहाँ पे देखते हैं? हर्ट्ज ने जो प्रिंसिपल दिया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दो अलग अलग बातें हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी किसने दी? वो दी क्लार्क मैक्सवेल ने। लेकिन उस थ्योरी से उस वेव का जनरेशन कैसे करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये किसने बताया? ये हर्ट्ज ने बताया, जो कि जर्मनी के थे। अगले साइंटिस्ट है जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने बताया कि अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। क्या बताया? अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताया। ये कहाँ के हैं? इंडिया के। अ प्राउड मोमेंट। अगले जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट कौन से हैं? साइंटिस्ट हैं W.K. रोंजन। रोंजन एक्सरे, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की डिस्कवरी या एक्सरे का श्रेय जिसको जाता है उस साइंटिस्ट का नाम है रोंजन, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी। तो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये हैं यूके के। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम, कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? उसके अलावा स्टडीज़ ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने खोज की? तो ये पोलैंड की साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, जिसको हम मैरी क्यूरी बोल के बुलाते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन।
आइंस्टाइन ने क्या किया था? तो आइंस्टाइन ने दो थ्योरी दी थी। पहली जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसका श्रेय, जिसकी डिस्कवरी आइंस्टाइन ने की है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो ये दोनों थ्योरीज किसने दी है? ये दी है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगले साइंटिस्ट हैं हेस, विक्टर फ्रांसिस हेस। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने दी है कॉस्मिक रेडिएशंस की, कि कॉस्मिक रेडिएशंस एग्जिस्ट करती है। तो उन रेडिएशन के बारे में किसने बताया? तो उन रेडिएशंस के बारे में बताया विक्टर फ्रांसिस हेस। कॉस्मिक रेडिएशन, ये है ऑस्ट्रिया के। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मेजरमेंट किसने निकाला, या फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज की कितना चार्ज होता है, इसकी खोज किसने की? तो वो है मिलिकन, R.A. मिलिकन। क्या बताया इसने? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये है यूएसए के। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम किसने दिया? तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया है हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सबको पता होता है, लेकिन इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये है न्यूजीलैंड के। अगली थ्योरी है क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसने दिया? हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल ये दिया है नील्स बोर ने। केमिस्ट्री में ये आप लोग पढ़ोगे। और ये कहाँ के थे? ये है डेनमार्क के। अगली जो थ्योरी है साइंस की, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स का इन इलास्टिक स्कैटरिंग या प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, वो किसने बताया? वो बताया CV रमन ने। और इसकी वजह से इनको क्या भी मिला था? नोबेल प्राइज। उसके उपलक्ष्य में हम आजकल क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये इंडिया के हैं अपने। वेव नेचर ऑफ मैटर, कि भाई मैटर का वेव नेचर होता है, ये बात किसने बताई? ये डी ब्रोगली ने, लुई विक्टर डी ब्रोगली। क्या बोला? वेव नेचर ऑफ मैटर। ये है फ्रांस के। उसके अलावा थर्मल आयोनाइजेशन, थर्मल आयोनाइजेशन के बाद थ्योरी किसने दी है? तो ये है M.N. साहा। ये भी कहाँ के हैं? इंडियन है। एक और इंडियन हमारी लिस्ट में है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में बहुत बड़ा नाम एक भारत के वैज्ञानिक का नाम है, वो क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस। अगला जो प्रिंसिपल है वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो किसने दिया था? पाउली ने। ये भी केमिस्ट्री में आप देखते हो, आगे जाके पढ़ते हो। अगली जो थ्योरी है साइंस की थ्योरी वो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों ही किसके प्रिंसिपल है? ये रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फिशन वो भी कंट्रोल्ड, तो उसके बारे में किसने बताया? एनरिको फर्मी, जो कहाँ के हैं? इटली के। अगली जो थ्योरी है कि क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि क्वांटम मैकेनिक्स में अब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया है? ये प्रिंसिपल दिया है हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया है क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक। पॉल डिराक, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? पॉल डिराक ने थ्योरी दी है रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जो कि कहाँ के हैं? यूके के। क्या थ्योरी का नाम है? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉल ने दिया है। एडविन हबल, आपने हबल टेलीस्कोप सुना होगा। तो हबल टेलीस्कोप जो बनी गई है एडविन हबल की सम्मान में ही उसको ये नाम दिया गया है। तो एडविन हबल ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी थी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी, कि जो यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स क्या है? डायनेमिक, वो एक्सपेंड कर रहा है। और टिल डेट अगर करंट टाइम की भी हम बात करें तो आज के टाइम पे भी ये क्या कर रहा है? एक्सपेंड ही कर रहा है। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? यूएसए के साइंटिस्ट थे। अगला जो थ्योरी है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हम आज के टाइम पे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में ये जो थ्योरी है कि साइक्लोट्रॉन कैसे बनाया जाना चाहिए, या फिर साइक्लोट्रॉन के काम करने का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हमें किसने बताया? अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस किसने दी? तो थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हिडेकी युकामा।
ये कहाँ के? जापान के। नाम से ही समझ में आ रहा है कि योकोहामा वगैरह जो नाम होते हैं ये सब कहाँ के होते हैं? जापान के होते हैं। वन मोर प्राउड मोमेंट, इंडिया के एक और साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन की कैस्केड प्रोसेस के बारे में जानकारी किसने की? तो ये दी थी होमी जहांगीर भाभा। हमारे पास साइंस की जो अगली थ्योरी है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंडेंस्ड मैटर, लिक्विड हीलियम। इन दोनों की जानकारी देने वाला साइंटिस्ट एक रशियन साइंटिस्ट है, और रशियन साइंटिस्ट ने क्या बोला है? लेव डेविडोवस्की, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, आगे का पढ़ लीजिए आप लोग। अगली जो एस चंद्रशेखर इंडिया के साइंटिस्ट है, तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने दो चीज़ें बताई। एक तो चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट अगर हम देखा जाए तो ये दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, उसके अलावा इसने बताया कि स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तो देख रहे हो इंडिया के साइंटिस्ट भी कम नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मेजर थ्योरीज जो दी गई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है कि स्टार्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, किससे बना होता है, और स्टार्स बने कैसे, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उद्भव के बारे में भी इन्होंने क्या दी? जानकारी। ठीक है, अगली जो थ्योरी है साइंस की, ट्रांजिस्टर्स की थ्योरी है। ट्रांजिस्टर्स वेरी वेरी यूजफुल नाउअडेज। हर छोटी से छोटी डिवाइस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं। थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी हम कहते हैं कि सुपर कंडक्टर, आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है कि जापानीज एक नए सुपर कंडक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। हालांकि ये सिर्फ ये क्या है कि यौगिक मटेरियल है, तो उसको सही लेवल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है फिलहाल, लेकिन हाँ लोग इस पर प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो ये किसने दिया है? जॉन बार्डिन ने दिया है। ठीक है, मेजर और लेज़र, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज के बारे में किसने बताया? तो इन थ्योरीज के बारे में बताया है C.H. टाउन्स। ठीक है, और क्या क्या थ्योरीज हैं वो देख लेते हैं। एक ही थ्योरीज बच गई है अपने पास, यह है यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, कि भाई वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस किस प्रकार होता है, उनका यूनिफिकेशन कैसे किया जाए। यह है अब्दुल सलीम। तो भाई अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आखिरकार कोई एक थ्योरी में तो नाम आ ही गया इनका आखिरकार। ठीक है, तो ये मेजर क्या है? कंट्रीब्यूशंस रहे हैं साइंस। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे इस्तेमाल होती है, ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज़ के पीछे की साइंस क्या है, उनमें कौन से साइंस हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम होते हैं उन नियमों पर क्या काम करता है? स्टीम इंजन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन। कौन सी प्रिंसिपल है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन नहीं। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन तो सूर्य में होता है। ठीक है, फिशन की अगर हम बात करें तो फिशन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो भी कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेड वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि वो क्या रहे? कंट्रोल्ड रहे, रिएक्शन एकदम से बढ़े नहीं। रेडियो और टेलीविज़न ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो ये दोनों जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उस प्रिंसिपल को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी जनरेशन, प्रोपोगेशन, डिटेक्शन। जनरेशन का मतलब तो ये बनती कैसे, प्रोपोगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है, पहुंचती कैसे, और उनका डिटेक्शन कि उनको पता कैसे लगा जाए। इन सब के बारे में जानकारी अगर हमें है तो फिर हम किसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं? रेडियो और टेलीविज़न की पद्धति को समझा सकते हैं कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो क्या है? डिजिटल लॉजिक। आपने अगर
ध्यान दिया हो तो हम बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 और 1 कोडिंग के लिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम 0 और 1 से ही मिलके बना होता है। हर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो दरअसल एक डिफरेंट तरीके से 0 और 1 का कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेज़र, लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लेज़र क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगली जो टेक्नोलॉजी है वो क्या टेक्नोलॉजी है? प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। कि हाई मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है? तो उसके पीछे की साइंस है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। रॉकेट में कौन सी साइंस यूज होती है? रॉकेट प्रोपल्सन में। कि रॉकेट प्रोपल्सन का मतलब होता है रॉकेट को छोड़ना, लॉन्च करना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसमें भी कौन सा लॉ? थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा ये सब। तो अगला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो उस पर कौन सा प्रिंसिपल काम में आता है साइंस का? तो जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है वो है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखा हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी लिखा हो, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके पीछे साइंस कौन सी है? तो इसके पीछे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो काम करता है वो है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एग्जाम्स में सवाल ये पूछा जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है। भूस्थितिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एरोप्लेन में कौन सा प्रिंसिपल काम में आता है? तो एरोप्लेन में प्रिंसिपल काम आता है बर्नौली का प्रिंसिपल, ठीक है ना। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में आगे जाके, तो एरोप्लेन में काम आता है बर्नौली का प्रिंसिपल। पार्टिकल एक्सीलरेटर, ठीक है। पार्टिकल एक्सीलरेटर में कौन सा प्रिंसिपल काम में आता है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। चार्ज क्यों हो जाते हैं प्रैक्टिकल? तो पार्टिकल इसलिए चार्ज हो जाते हैं जब आप स्पीड से किसी पार्टिकल को घुमाते हैं तो उसमें उस स्पीड की वजह से और बार बार टकराने की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। सोनार, सोनार जो टेक्निक होती है पानी के अंदर, हम कोशिश करते हैं कि पानी की गहराई वगैरह नापने में, या फिर मोस्टली यूज़ होती है सबमरीन्स वगैरह में, नेवी वगैरह इसको इस्तेमाल करती है। दूर से अगर मान लो कोई थ्रेट है, कोई बड़ी चट्टान आ जाए या फिर कोई बड़ा जीव उसमें आ जाए, तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि लाइट जो साउंड जाता है आता है और उनके बीच का अपन को टाइम पता चल जाता है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी सॉलिड है और कितनी दूरी पर है और उसका सरफेस एरिया कितना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? सावधान कर सकते हैं खुद को। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ तो नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स। इसके पीछे की साइंस क्या है? थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके पीछे की साइंस क्या होती है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोटो सेल क्या होते हैं? फोटो सेल होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। फोटो सेल दरअसल क्या होते हैं? ये जो सोलर सेल वगैरह होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? फोटो सेल बोल देते हैं। तो अभी हमने देखा, उसके बाद में हम देखते हैं कि फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टोकामक, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पे काम करता है, ये इसके प्रिंसिपल है। अगला है जायंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT। तो GMRT किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो ये तो डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि कॉस्मिक रेडियो वेव्स वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट जो किस पे काम करता है? इस पे पीछे जो साइंस है वो ये कहती है कि ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये उसके पीछे की क्या है? थ्योरी है, या फिर उसके पीछे की हम कहें कि उसके पीछे की ये साइंस है।
अब जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में वो मेनली कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम इनके देखो रेंज भी देखते हैं और रेंज के साथ हमें देखनी है रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखनी है, ठीक है। ऑपरेट्स अमंग कहाँ कहाँ काम कर सकता है ये भी देखना है। पहला, सबसे अगर हम कहें कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसकी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ मान लेते हैं 1। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ 1 है तो इसका 1/100 गुना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में उससे कमजोर कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे कमजोर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻13। और उसके बाद में सबसे कम रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की 10⁻39। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और सबसे कमजोर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। रेंज की अगर हम बात करें तो 2 फोर्स ऐसे हैं जिनकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स कहाँ कहाँ लगते हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब में लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तभी लगेगा। एक बात और यहाँ पे समझने की है कि किसी बॉडी पर चार्ज है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका कुछ मास होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी का कोई मास है तो ये ज़रूरी नहीं कि उस पर कोई चार्ज भी हो। तो चार्ज होने के लिए मास ज़रूरी है, लेकिन मास होने के लिए चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। केवल मास भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन केवल चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ मास तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। रेंज सबसे कम अगर हम कहें तो वेरी शॉर्ट रेंज, सबसे कम रेंज होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो होती है शॉर्ट, 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी। अगर हम बोलें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है तो वो 1 फर्मी के लगभग होती है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर न्यूक्लियंस के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? तो सम एलिमेंटरी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इनके बीच में कौन सा लगता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने हर तरह के फोर्स को समझा कि 4 फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं नेचर में, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा सबसे वीक होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कम रेंज होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, सबसे अधिक रेंज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं वो भी हमने बताया, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए फिजिक्स के बारे में। उसके बाद हम अगले लेसन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जहाँ से आपकी फिजिक्स के मेन स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो अभी तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी दोस्त वगैरह आपके हैं जिनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है उनको ये भेज दीजिए। अगर आप लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, आप लोग तैयारी करते हैं, आपके लिए भी यूज़फुल है। और अगर कोई रेलवे वगैरह के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो भी इन सबको पढ़ सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।